नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार की सियासी उठापटक को लेकर अभी आम राय बनती जा रही कि नीतीश कुमार ने 2024 को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी से रिश्ता तोड़ा है। आज आरजेडी के समर्थन से शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चुनौती दे दी कि 2014 में जीतने वाले 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी नहीं हैं। आज सुशील मोदी ने भी दावा किया कि नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और जब उन्हें नहीं बनाया गया तो उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। पर क्या नीतीश के लिए पटना से दिल्ली तक का सफर आसान होगा? हम ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि नीतीश से जब पूछा गया कि क्या वो दावेदार हैं 2024 में पीएम पद के, तो उन्होंने क्या कहा। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। वहीं बीजेपी का दावा है कि नीतीश की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं केवल प्रधानमंत्री पद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे तो उपराष्ट्रपति बनने को भी तैयार थे। कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो क्या 2024 में नमो बनाम नीकू होगा? नमो यानी नरेंद्र मोदी, नीकू यानी नीतीश कुमार। तो सवाल यह कि क्या क्या जाता है नीतीश कुमार के पक्ष में। कई बातें हैं जो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वे देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उनका केंद्रीय राजनीति का लंबा अनुभव है, यह बात भी उनके पक्ष में जाती है नीतीश कुमार के। इसके अलावा उनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है, यह भी उनके पक्ष में जाता है। इसके अलावा उनका सुशासन का दावा है, लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खुद के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, यह भी उनके पक्ष में जाता है। ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए यह भी उनके पक्ष में जाता है। और साथ ही अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने साथ लेकर के एक नया वोट बैंक बिहार में खड़ा किया है। इसके अलावा जिस तरह से शराबबंदी की है, उसके कारण बिहार में वो महिलाओं में बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं। इसके साथ साथ उत्तर भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है नीतीश कुमार। विपक्ष के कई दल उन्हें मंजूर कर सकते हैं, खासतौर से जो जनता परिवार के दल हैं वो उन्हें मंजूर कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस में सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। इस पूरे सरकार गठन को लेकर उनकी राहुल से बातचीत भी हुई और मोदी को चुनौती देने की क्षमता वो रखते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वो मोदी से के साथ जानते हैं, उनको समझते हैं। और उनके खिलाफ क्या है नीतीश कुमार के, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। लगातार पलटी मारी है उन्होंने, इस कारण उनकी साख नहीं है। उन्हें कुर्सी कुमार से लेकर के पलटू राम सब कुछ कह दिया गया। उनकी विचारधारा में प्रतिबद्धता नहीं है, यानी कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएंगे, कभी वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कभी उन पर सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता करने का आरोप लगता है, तो कई बार वो दूषित अवसरवाद का भी उनके ऊपर आरोप लगता है। कब कहां जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। आज यहां है, कल वहां है, परसों फिर कहां जाएंगे या वापस आ जाएंगे, इस बारे में उनके बारे में कोई पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काम किया, लेकिन कई जगह उनकी पहचान बनाना उनके लिए मुश्किल है। खासतौर से अगर हम बात करें दक्षिण भारतीय राज्यों में और महाराष्ट्र में उनकी स्वीकृति नहीं है नीतीश कुमार की। इसके अलावा कई अन्य दावेदार हैं, ममता बनर्जी हैं, के चंद्रशेखर राव हैं। शायद हो सकता है वे उनका समर्थन न करें, क्योंकि वो खुद भी दावेदारी करेंगे और सभी विपक्षी दल उनके नाम पर सहमत हों जरूरी नहीं है। शिवसेना हो या अन्य पार्टियां एनसीपी हों, वो उनके नाम पर तैयार नहीं होंगी। इसके अलावा एक खामी यह भी है कि जो पार्टी उनकी है, छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसका संगठन दूसरे राज्यों में नहीं है। हालांकि पूर्वोत्तर में उन्होंने इसका विस्तार करने का प्रयास किया था, कुछ जगह सफलता भी मिली है। छोटा दल है, इसलिए संसाधनों की कमी है। राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा अभियान खुद के लिए चला पाना मुश्किल होगा। और ऐसे में अगर त्रिशंकु बहुमत आता है, बहुमत नहीं मिलता है किसी को, त्रिशंकु संसद बनती है, तो ही जोड़ तोड़ की संभावना से वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी। उन्होंने जनता परिवार के फिर से इकट्ठा होने की अपील की है। उन्होंने कल ट्वीट किया, मैं बिहार के घटनाक्रम को देख रहा हूं, मुझे उन दिनों की याद आ रही है जब जनता परिवार एक ही छत के नीचे एकजुट हुआ करता था। तो फिर उन्होंने आगे लिखा है कि तब इस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन अगर नई पीढ़ी
तय करें तो ये इस महान देश के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। यानी जनता परिवार को एकजुट होने की बात वो कर रहे हैं और नीतीश कुमार के सामने संगठन और संसाधन की जो चुनौती है, लेकिन अगर वो देवेगौड़ा के फार्मूले पर काम करें तो जनता परिवार के इकट्ठा होने का लाभ उन्हें मिल सकता है। ये जनता परिवार आपको बता दें कई राज्यों में बिखरा पड़ा है और अब राष्ट्रीय दल के बजाय क्षेत्रीय दलों में तब्दील हो चुका है। कई छोटे छोटे दल बन गए हैं, हालांकि कई राज्यों में इनका रुतबा अब भी कायम है। आपको बता दें कहां कहां है जनता का परिवार, जनता परिवार। उत्तर प्रदेश में आप बात करें तो समाजवादी पार्टी जो कभी जनता परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। बिहार की बात करें तो वहां पर जेडीयू है, आरजेडी है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है। उड़ीसा की बात करें तो वहां पर बीजू जनता दल है, ये भी जनता परिवार का हिस्सा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर जनता दल सेक्युलर भी जनता परिवार का हिस्सा रहा है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कभी तालमेल किया था जनता परिवार के साथ, और केरल में सोशलिस्ट जनता दल है। इन सबको लेकिन साथ लेना है केड़ी खीरे, क्योंकि जब जब ये साथ आते हैं इनके बिखरने में भी देर नहीं लगती है। और बिखरे जनता परिवार की अभी लोकसभा में अगर सीटों की गिनती की जाए तो केवल 40 सांसद इनके हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कम सांसदों के बावजूद देश में प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं खिंच पाया। संख्या कम रहने के बावजूद भी पीएम बनने वाले ऐसे नेताओं पर नजर डाल लेते हैं। एचडी देवेगौड़ा 46 सांसद केवल थे, लेकिन पीएम बने और 324 दिनों तक उनका कार्यकाल रहा। इंदर कुमार गुजराल ये बाद में पीएम बनाए गए, देवेगौड़ा को हटा करके, इनके साथ भी 46 ही थे। 332 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। चंद्रशेखर जो वीपी सिंह से अलग हुए थे, 64 सांसद उनके पास थे, 223 दिनों तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी। चौधरी चरण सिंह, उनके पास भी 64 सांसद थे, उनका कार्यकाल 23 दिन रहा और वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर 147 दिन और भी पीएम बने रहे। तो इस तरह से आपको यह बताया कि जनता परिवार का भी एक इतिहास रहा है और पीएम पद के जो दावेदार हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, और यही कारण है कि शायद नीतीश कुमार के रास्ते में यह आ सकता है। राहुल गांधी 2014 से ही वो पीएम के दावेदार हैं। ममता बनर्जी हैं जो बंगाल में फिर से जीतने के बाद दावेदार बनी हैं। शरद पवार, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा से ही इस पीएम पद की महत्वाकांक्षा उनके मन में रही है। नीतीश कुमार जो नए दावेदार जुड़े हैं कल के घटनाक्रम के बाद, के चंद्रशेखर राव जो पहले बीजेपी के साथ थे, एनडीए का समर्थन मुद्दों पर देते रहे, अब वो मोदी से दो हाथ कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़े थे और पंजाब जीतने के बाद गुजरात, हिमाचल में अपनी ताकत दिखा करके पीएम पद के दावेदार बनना चाहते। तो ये है कुल मिलाकर के तस्वीर। तो क्या नमो बनाम नीकू होगा 2024 में, यह सवाल है। हमारे साथ भावेश पांडे जी हैं, बीजेपी नेता, रिमुल कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रिमल जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या 2024 में नमो बनाम नीकू होगा? देखिए, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जन कल्याण ही लोकतंत्र की कसौटी है। जब बिहार की जनता ने हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को जनादेश दिया तो उन्होंने बिहार में सतत विकास के द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके अनुकरण न सिर्फ बिहार के लोग या निकटवर्ती राज्य बल्कि संपूर्ण भारत और इनकी कई नीतियों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कर चुकी है, जैसे जल जीवन हरियाली, फिर आप कह सकते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम, राइट। तो इन्होंने कार्यों के द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध की। ओके, और स्थिति यह है कि अभी जहां भी नीतीश कुमार होते हैं बिहार की जनता उन्हीं को वोट देती है, उन्हीं का समर्थन करती है, उन्हीं की सरकार बनाती है। ठीक है। दूसरी बात, कई राजनीतिक दल यह कहते हैं कि वो भटपलट जाते हैं। आप इस बात को देखें कि हाल में ही बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने 2024 और 2025 में चुनाव लड़ने की घोषणा नीतीश कुमार के चेहरे के आधार पर की। इसका तात्पर्य है कि 2050 में भी उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, परंतु हमारे नेता नीतीश कुमार सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, संविधान। ठीक है, भावेश जी आपने सुना होगा, रिमल जी को कह रहे हैं कि सारी खूबियां हैं नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार बड़ी चुनौती दे सकते हैं 2024 में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को? परिमल कुमार जी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल मान लूंगा कि अगर आप हमारी एक बात मान लें कि इस तरीके से धोखा दे करके और इस तरीके से विश्वासघात करके सरकार बनाने से अच्छा है कि आप कल ही
ये ऐलान कीजिए कि फिर से चुनाव होंगे, आप चुनाव लड़िए और स्वतंत्र नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़िए। चलिए, मैं मान लूंगा आपकी बात की। परिमल जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल भावेश जी अपनी बात रख रहे हैं। जी भावेश जी, अगर वो इतने ही जनता के बीच में उनका इतना ही स्वीकार्यता है तो वो अकेले चुनाव लड़ें। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं वो अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, और 5 बार अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव हमेशा अपने गठबंधन धर्म को निभाया है और वो हमेशा हर हद तक निभाने का प्रयास करता है। ठीक है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी किसी भी सरकार में ऐसा कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, चाहे केंद्र हो प्रदेश हो, किसी भी उदाहरण में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी सहयोगी दल को धोखा दिया हो, किसी भी तरीके से अपने अनफेयर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के वो लोग भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने साथी को धोखा दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी हमेशा वैशाखी लेके चले हैं। राजनीतिक रूप से मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से जनता में स्वीकार्यता को लेकर के वो बिल्कुल ही विकलांग हैं। वो भावेश जी, मैं प्रोफेसर चौधरी के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी नेता, जेडीयू नेता को, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो इरादे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। आज भी 2024 के प्रश्न में चाहे उन्होंने खुद ना कहा हो, कोई अपने से कहता भी नहीं है कि वो पीएम का दावेदार है। जाहिर सी बात है कि उसके लिए दूसरे लोग बोलते हैं, उसके लिए दूसरे लोग माहौल तैयार करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 24 में अब नमो बनाम नीकू होने जा रहा है? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि वो स्ट्रेट फाइट होगा, लेकिन वो दावेदार होंगे और यही सोचकर उन्होंने ये वर्तमान निर्णय लिया है। उनके निर्णय के पीछे एक तो उनकी घटती हुई लोकप्रियता थी, एक दूसरा था कि बिहार में बहुत दिन से वो मुख्यमंत्री थे और लोकप्रियता घट रही थी। उधर आरजेडी मजबूत हो रही थी, पार्टी तेजस्वी बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। तो ये समय था कि जब उनको राज्य की राजनीति को अलविदा कहने की जरूरत थी। लेकिन जो दूसरा कैलकुलेशन उनका है, और वो मास्टर पॉलिटिकल क्राफ्ट्समैन है, वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है राजनीति के। मैंने पहले भी आपके शो पर कहा है कि वो मैकियावेलियन पॉलिटिशियन है, तो वो जानते हैं कब कैसा निर्णय लेना चाहिए। तो वो डायरेक्ट फाइट तो नहीं होगा, लेकिन वो कंटेंडर होंगे। और जिस तरह से कभी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, देवेगौड़ा बन गए, गुजराल बन गए, आपने तो बहुत अच्छा मूल्यांकन किया है। इनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना से कोई नकार नहीं सकता। आप जब ये कहते हैं कि वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपको लगता नहीं कि 2013 में उनसे भयंकर चूक हुई जब वो नरेंद्र मोदी की संभावना को देखते हुए बीजेपी से रिश्ता तोड़ करके अलग चले गए, आरजेडी के साथ चले गए? क्या आप उनके करियर की एक बड़ी गलतियों में से उसको नहीं मानते हैं? हाँ, मानते हैं, लेकिन देखिए, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इस बात को आप नहीं नकारेंगे कि जिस व्यक्ति को और जिसकी पार्टी को, सच कहिए, जेडीयू और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है। नीतीश कुमार जेडीयू है, जेडीयू नीतीश कुमार है। अभी हाल ही में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि वो मालिक है, हम लोग सब केयरटेकर हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी पार्टी को कभी मेजॉरिटी नहीं मिली, वह पिछले मोर देन 15 ईयर से मुख्यमंत्री हैं। ये क्या साधारण उपलब्धि आप मानते हैं? आप एक दूसरा उदाहरण बता दीजिए, कितनी लंबी अवधि तक कोई सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहे, एक ऑटोक्रेट। मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, उनमें बहुत से ऐसे गुण हैं जिन्होंने लो बेस से जब बिहार को निकाला था आरजेडी की पॉलिटिक्स से और उनके सोशल पॉलिसी से, तो सारी दुनिया में उनका नाम का डंका हुआ। मुझे वो दिन याद है जब फॉरेन एम्बेसीज एक तरफ सरकार में जाती थी और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में मुझसे मिलने आती थी। ये एक्साइटमेंट था उनके आने से। तो उनकी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिना चुनाव जीतने का मतलब है मेजॉरिटी पाए, इतनी लंबी अवधि तक। आप दूसरा उदाहरण बता दीजिए कि कोई सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं रहा, एक छत्र शासन जिसका। परिमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, यानी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं अगर 2024 का आपका इरादा है, क्योंकि आसान काम नहीं होगा आपके लिए। अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाना जरूरी है, और हमने जो फेहरिस्त दिखाई है
दावेदारों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है 2024 के लिए जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। तो इन सब में से नीतीश कुमार निकल करके कैसे आगे आएंगे? और बिना कांग्रेस के, लेफ्ट पार्टियों के या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के क्या वो पीएम बन सकते हैं? बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट या अपनी पूरी आस्था हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार पर व्यक्त किया। तो ऐसी स्थिति में उनकी सौ स्वीकारता बिहार में तो है ही, कई दल उसमें शामिल भी हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल है जो राष्ट्रीय पार्टी है। और नीतीश कुमार ने अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि किस तरह संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर विकास के कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। बिहार में हुए विकास इसके उदाहरण। लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो वहां के समीकरण अलग होते हैं परिमल जी, और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो वहां के समीकरण अलग होते हैं। यहाँ तो आप जानते हैं कि इतने सारे लोग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी पहले बोलेगी कि राहुल गांधी हमारे उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में फिर कांग्रेस आपको कहां समर्थन देगी? देखिए, आप मूल्यांकन, हमारे नेता का मूल्यांकन संवैधानिक प्रावधानों के तहत करें। भारत में जो कानून, जो शासन व्यवस्था है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत चलती है। हमारे नेता सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं पूरे भारत के, जैसा नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, और उनकी पूर्ण आस्था धर्मनिरपेक्षता के प्रति है। लेकिन देखिए, धर्मनिरपेक्षता के प्रति आस्था आप बोलते हैं, लेकिन ना तो मुलायम सिंह यादव ने, ना अखिलेश यादव ने, ना लालू प्रसाद यादव ने, ना तेजस्वी यादव ने कभी बीजेपी के साथ समझौता किया। सिर्फ आपके नेता हैं जो बीजेपी के साथ भी जाते हैं और उधर भी चले जाते हैं। समझौता की बात आप नहीं कह सकते। 2005 में जब हमारी गठबंधन बनी थी, उस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में था। प्रारंभ में मोदी हो सकते हैं कि बेहतर काम किया हो, परंतु धीरे धीरे आरएसएस के दबाव में वो पूर्ण रूप से आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं। ठीक है भावेश जी, आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस के दबाव में हैं, आरएसएस के एजेंडा को लागू कर रहे हैं, और भारत में नीतीश कुमार ने अपना वही होगा रिश्ता तोड़ा है। गहरी आस्था धर्मनिरपेक्षता में होगी। ठीक है भावेश जी का जवाब ले लेते हैं परिमल जी इस पर। देखिए परिमल जी, और पूरी जनता दल यूनाइटेड बिहार में इस तरीके से सबने देख रही है जैसे जिस विषय की पढ़ाई ही नहीं की उसमें पास होने की बात कर रहे हैं, जिनकी स्वीकार्यता खुद अपने बिहार में ही पूरी तरीके से नहीं है। वो देश में स्वीकार्यता की बात के सपने तो छोड़ ही दें। 2020 का धीरे-धीरे वास्तविक स्थिति को देख रही है। वो पूरी तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां की, पूरा प्रचार किया। नरेंद्र मोदी जी के स्वीकार्यता के चलते नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाए। हमने गठबंधन धर्म को निभाया, वो फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्होंने बीच में अपने स्वार्थ के कारण, अपनी चीजों के कारण वो उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे, नहीं बनाया गया। वो कोई फैक्टर नहीं है। कभी भी उन्होंने अपना करके और फिर उसके साथ चले गए। और नरेंद्र मोदी घोषणा मंत्री हैं, वो काम कम करते हैं, ब्रांडिंग अधिक करते हैं। आपसे चर्चा जारी रखूंगा भावेश जी, परिमल जी, नवल किशोर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम बात करेंगे किस तरह से इस फैसले का बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगह एमडीए चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सा एमडीए और फेबर्स मेड इन इंडिया ऑटो क्लीन चिमनी विद 3D टेक्नोलॉजी। अब आप 6 तो नहीं हो सकते, इसीलिए फेबर्स 6 वे चिमनी विद 6 वे सक्शन एंड ऑटो क्लीन। फेबर्स 6 वे चिमनी, ये है 6 का फिक्स। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्राण जाए पर पल्स न जाए। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा।
जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो बिहार में आज नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी ने इसे विश्वासघात बताया है। आज दिन भर धरना विरोध प्रदर्शन चलता रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने कई सारी बातों का खुलासा किया, किस तरह से बातचीत बीजेपी की ओर से हो रही थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया। क्या आपको लगता है कि लगातार बातचीत करने के बावजूद भी, उनको मनाने के बावजूद भी नीतीश कुमार मन बना चुके थे कि उन्हें रिश्ता तोड़ना है, इसलिए इन बातचीत में कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई? देखिए, संकेत तो पिछले 4 महीनों से दे रहे थे वो, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो या कास्ट सेंसस को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं था कि नीतीश कुमार इस प्रकार से धोखा देंगे। और देखिए, परसों भी जब हमारे दो वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए तो कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चलेगी, चल रही है सरकार। अरे तोड़ना था बता देते, धोखा देने की क्या जरूरत थी, झटका देने की क्या जरूरत थी? ये आपके साथ हम लोगों ने 17 साल काम किया है। जिस समय आपके बिहार में 5 एमएलए थे, तब से हम आपके साथ काम कर रहे हैं। 5 बार आपको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। इतना बढ़िया रिश्ता था, आपने एक झटके में इस रिश्ते को खत्म कर दिया, खराब कर दिया। और अब मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, झूठा प्रचार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि चिराग पासवान को खड़ा कर दिया। कोई पेशकश हुई थी बीजेपी की ओर से कि जो मांग है कि ऐसा अखिलेश जी कि उन्होंने तो कोई मांग ही नहीं की। जितनी बार मिले तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और छोटी मोटी दिक्कत होती रहती है गठबंधन में, उसका हम लोग मिलकर समाधान कर लेंगे। न तो कभी उन्होंने कोई डिमांड रखी, न कोई इन्होंने शिकायत की। जनरल टाइप बातें होती रही, तो कोई शिकायत ही तो बताते। किसने अपमानित किया? कौन है जो नीतीश कुमार को बीजेपी में अपमानित कर रहा था? नाम बताते, वो कौन अपमानित कर रहा है? नहीं, बीजेपी बिहार के जो नेता हैं वो एक के बाद एक इस तरह के बयान देते रहे, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, और यहाँ से उनको कहा भी गया कि आप बयानबाजी ना करें। अभी हाल में जब अमित शाह गए वहां पर, जेपी नड्डा गए, तो बोल करके आए कि हम 24-25 का चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर के लड़ेंगे। चाहे आपके जो प्रदेश इकाई के नेता हो वो इसके पक्ष में ना थे, फिर भी उन्होंने कहा। देखिए, बयानबाजी तो दोनों दलों की ओर से हो रही थी, और मैंने स्वयं बयान दिया, दोनों दलों के नेताओं से मैंने अपील की थी कि बयानबाजी बंद होनी चाहिए। तो बयानबाजी केवल बीजेपी की ओर से नहीं हो रही थी, जनता दल की ओर से भी उसी प्रकार की बयानबाजी हो रही थी। तो ये जो बयानबाजी हो रही थी वो बिल्कुल उचित नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसको रोका। लेकिन ये कोई मुद्दा गठबंधन तोड़ने का हो सकता है क्या कि बयानबाजी हो रही थी? भी बयानबाजी हो रही थी तो आपने अपने प्रवक्ताओं को क्यों नहीं मना किया? आपने उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों नहीं मना किया कि आप इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ने तो अपने नेताओं को मना कर दिया, लेकिन आपके प्रवक्ता क्यों लगातार बयानबाजी करते रहे? तो देखिए, एक बात जो यहाँ पर कही गई, जिस बात का जिक्र नीतीश कुमार ने भी किया कि अटल जी, आडवाणी जी के समय में बीजेपी अलग थी। ये माना जाता है कि बीजेपी और जेडीयू को जोड़ने वाला जो फेविकोल था, गोंद था, वो छोटा मोदी था, यानी सुशील मोदी थे। जब सुशील मोदी को किनारे किया गया
और वहां पर ऐसे नेताओं को लाया गया जिनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, तो शायद नीतीश कुमार ने अपने आप को असहज महसूस किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपको जिस तरह से किनारे किया गया ये भी एक कारण है बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने का? नहीं, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए मुख्य कारण ये कि जब 45 सीटों पर नीतीश जी सिमट गए तो एक कॉम्प्लेक्स हो गया उनको कि मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं और अब मैं बीजेपी के 75 हो गए और मैं 45 भी नहीं जीता पाया। और मुझसे कहते थे सुशील जी मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने मुझे हरा दिया। तो दुखी थे वो कि इनके सीटों की संख्या घटकर 45 पहुंच गई। और देखिए चिराग पासवान का जो मुद्दा उठाया जा रहा है 19 महीने के बाद कर रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में विधायकों ने कहा कि बीजेपी के लोग हमको हराने में लगे थे। ये बैठक तो 19 महीना पहले भी तो हो सकती थी। 19 महीना लग गए समझने में कि क्या हो रहा था। और देखिए बीजेपी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है। स्वयं अमित शाह, स्वयं नरेंद्र मोदी, मैं दर्जनों वैसे चुनाव क्षेत्रों में गया हूं प्रचार करने के लिए जदयू के पक्ष में जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े थे। और बीजेपी क्यों चाहेगी कि हमारा सहयोगी दल की संख्या घट जाए ताकि कमजोर सरकार बने बिहार में? आज हमारा और राजद का जो गठबंधन था उसके बीच का अंतर कितना था? मुश्किल से 8-10 सीटों का था। तो क्यों बीजेपी चाहेगी कि किसी राज्य के अंदर एक कमजोर मतलब जिस सरकार को प्रचंड बहुमत नहीं है, एक थ्रेड, एक धागे पर जिसका बहुमत टिका है, ऐसी सरकार हम क्यों बनाना चाहेंगे? क्यों हम चिराग पासवान को खड़ा करेंगे? अगर हम चिराग पासवान के साथ होते तो उनकी पार्टी के टूटकर जो 5 लोग आए और पारस जी को आज मंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने मंत्री बनाया। अगर चिराग पासवान से सहानुभूति होती तो उनकी पार्टी को क्यों तोड़ते हम? तो क्या चिराग पासवान को वापस ला सकते बहाना हैं? चाहिए आरसीपी सिंह का नाम ले रहे हैं। पड़ गई है बिहार में सुशील जी, तो क्या चिराग पासवान को दोबारा लाया सकता है? क्या राजनीति पशुपति में पारस और चिराग के बीच में मेल मिलाप हो सकता है? राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, ना हमने आज तक किसी को धोखा दिया है ना कभी धोखा देंगे। कुछ करना होगा तो सामने से वार करेंगे, पीठ में छुरा नहीं भोंकेंगे। 24 घंटा पहले तक कहते रहेंगे कि हम साथ हैं और 24 घंटे बाद कहेंगे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, बीजेपी के लोगों ने विश्वासघात किया। इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी नहीं है। सुशील जी, लेकिन जो बिहार बीजेपी के नेता है उनको इस बात का भी मलाल रहा, सहयोगी दल नहीं था जी। एक इस बात का मलाल रहा बिहार बीजेपी के नेताओं को कि क्यों आखिर बीजेपी ने संख्या कम होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों बीजेपी ने अपना कोई नेता जो है उसको मुख्यमंत्री पद के तौर पर आगे नहीं किया? नहीं, देखिए ये कभी मलाल नहीं रहा। और किसी के मन में तो जनता दिलों के कार्यकर्ता के मन में भी कोई बात हो सकती है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने। तो मन में बात होना एक बात है। जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी का कमिटमेंट था तो उस कमिटमेंट से पीछे कैसे कोई जा सकता है? तो इसलिए किसी के मन में होना एक बात है, किसी के मन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के मन में था? क्या जगत प्रकाश नड्डा जी के मन में बात था कि अपना मुख्यमंत्री बनाना? और ये बात भी सही है, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया कि नहीं नीतीश जी, आपके नाम पर चुनाव लड़ा गया, आपको आगे रखकर आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आप उसी समय इनकार कर देते, नरेंद्र मोदी के भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते, कहते नहीं आपने चिराग पासवान को खड़ा करके हमारी संख्या 45 कर दी, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो आपको 19 महीना लग गया। और जिस आरसीपी सिंह के नाम, आरसीपी सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो आरसीपी सिंह आपके साथ 24 साल तक रहा, आपका प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपका सबसे वफादार आदमी रहा। अगर आपको लगता है कि उसने धोखा दे दिया तो भगवान आपको बचाए जी। आप जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने आपको यहाँ तक इतनी दूरी तक बढ़ाया। दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि नीतीश जी ने रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही उनके मन में। आपको लगता है ये एक बड़ा कारण रहा है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उपराष्ट्रपति भी बनना चाहते थे। नहीं, निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है जी, मुझे लगता है तोड़ने के बाद मुझे जरूर लगता है ये है क्योंकि बाकी बचा क्या था, सीएम तो थे, तो उनको लगता 18 साल हो गया, कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो चलो दिल्ली। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को ऑफर दिया गया। तीसरे उनको लगता है कि कम से कम बने ना बने दावेदारी तो कर दे, इतिहास में लिखा जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू का फलाने व्यक्ति ने मुकाबला किया, मार्गरेट अल्वा ने और इनका धनखड़ जी का मुकाबला किया।
तो मुकाबला किया, मुकाबला करने में क्या लगता है। लेकिन अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसको 35 सीट भी अपने बलबूते जो नहीं जीत सकता है, अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल वाली हालत देश की हो जाएगी कि कटोरा लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास और विदेशी कर्ज के लिए जाना पड़ेगा। क्या देश उस दिशा में जाने के लिए तैयार है? देखिए, देश बहुत आगे जा चुका है। जी, सुशील जी, जाते जाते आपसे ये भी पूछ रहे थे कि अब बीजेपी क्या करेगी बिहार में, क्योंकि 2024 के लिए क्या आपके लिए मिशन 2024 मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपके पास अब जेडीयू जैसा सहयोगी नहीं रहा। देखिए, हमको तो लगता है एक अच्छा अवसर हमको मिला है और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरे नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट है अब उनके साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ है। और भी जो बचा कुचा वोट जो उनके साथ अभी भी चिपका हुआ है, दिन रात मेहनत करेंगे। नीतीश जी इस उम्र में वो मेहनत नहीं कर सकते हैं जितनी मेहनत बीजेपी का कार्यकर्ता कर सकता है। हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, समाज के हर वर्ग में हमारा कार्यकर्ता है। और इसलिए 2024 का चुनाव हम पहले से ज्यादा सीटें बिहार में जीतेंगे और नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बिहार में आज दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने नीतीश के बयान का समर्थन किया। भाजपा के लोगों ने आज कहा कि सरकार बिहार की नहीं चलेगी और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया है, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा।